ठीक है, देखो हम दो केस कर चुके थे, एक हम पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड निकाल लिए थे और दूसरा हम हॉलो स्फेरिकल सेल की वजह से चार्ज निकाल लिए थे। पॉइंट चार्ज की वजह से कितना आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर, और जो हॉलो स्फेरिकल सेल था जिसके सरफेस के ऊपर चार्ज रहता है उसकी वजह से अंदर में था 0 और बाहर में था सेम एज ड्यू टू पॉइंट चार्ज यानी k q बाय r स्क्वायर। अब हमारा थर्ड केस है, ये इंपॉर्टेंट केस है समझना, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज। ये चीज सिर्फ नॉन कंडक्टर में पॉसिबल है, कंडक्टर में ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल ओनली इन नॉन कंडक्टर, पॉसिबल ओनली इन नॉन कंडक्टर। कंडक्टर में तुम जब भी रखोगे उसके वॉल्यूम में चार्ज 0 रहता है। ये सिर्फ नॉन कंडक्टर में तुम ऐसा कर सकते हो, उसके पूरे वॉल्यूम में तुम चार्ज को क्या करो, पैक कर दो। तुम अगर चाहते हो उसके पूरे वॉल्यूम में तुम चार्ज को पैक कर दो, ये सिर्फ किसमें पॉसिबल है, नॉन कंडक्टर में। तो ये मान लो एक नॉन कंडक्टर है, स्फीयर है, और इसके अंदर चार्ज पूरे वॉल्यूम में पैक है, इसमें पूरे वॉल्यूम में चार्ज पैक है। जैसे धरती होती है अर्थ के लाइक अर्थ इज सॉलिड स्फीयर, दिस इज सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज, whole of the charge is uniformly packed inside this। ठीक है, सो हम कह रहे हैं Q charge is packed uniformly। ये स्फीयर है इन स्फीयर ऑफ रेडियस r, इन स्फीयर ऑफ रेडियस r। अब तुमको इसमें फील्ड निकालना है, तो इसके दो पॉइंट्स होंगे, एक जो स्फीयर के इनसाइड है और एक जो स्फीयर के आउटसाइड है, एक जो स्फीयर के इनसाइड है और दूसरा जो स्फीयर के आउटसाइड है। ये इसका सेंटर है, मान लो ये इसका सेंटर है O। ठीक है, हमको अंदर और बाहर फील्ड निकालना है। हम पहले इनसाइड पॉइंट की बात करते हैं। हम यहां से किसी डिस्टेंस r पे जाते हैं, समझो हम क्या कर रहे हैं, हम यहां से किसी डिस्टेंस r पे जाते हैं। ये r जो है वो लेस देन कैपिटल R है, ये r जो है वो रेडियस से कम है। ये हम इस पॉइंट पे फील्ड निकालना चाहते हैं, तो हम क्या कहते हैं, ये हम कहते हैं, मान लेते हैं यहाँ फील्ड E है, तो बाय सिमेट्री ऑफ द सिचुएशन, और यहाँ फील्ड की मैग्नीट्यूड E होगी, इस पूरे स्फीयर पे फील्ड E ही होनी चाहिए। इफ फील्ड एट दिस पॉइंट इज E, ऑन दिस एंटायर स्फेरिकल सरफेस फील्ड मस्ट बी E। तो पहली बात हमारा आर्गुमेंट ये है कि इफ एट r डिस्टेंस, इफ एट r डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, r डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर field is E in magnitude, it must be E over the sphere of radius r। इस पूरे स्फीयर पे E ही होनी चाहिए। अगर यहाँ E है तो हर पॉइंट पे E होगी, क्योंकि इस केस में हर डायरेक्शन सिमेट्रिकल है, हर डायरेक्शन से देखो तो एक जैसा ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, पहली बात। दूसरी बात, एक ही यूनिक डायरेक्शन पॉसिबल है, या तो रेडियली आउट होगा या फिर रेडियली इन होगा, या तो रेडियली आउट होगा या रेडियली इन होगा। तुम जो चाहो सो ले सकते हो, तुम्हारा अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है जो हर डायरेक्शन को एक वेटेज देता है, इक्वल वेटेज देता है। वैसे भी तुम अगर सोचो तो इस लाइन के अबाउट समझो, अगर हम इस पॉइंट की बात करें, कौन से पॉइंट की, P पॉइंट की बात करें, समझो हम किसी पॉइंट P की बात कर रहे हैं, तो तुम ये समझ सकते हो कि यहाँ पर अगर हम देखें तो इस लाइन के अबाउट सिमेट्री है, इस लाइन के अबाउट सिमेट्री है कि नहीं बताओ। और यहाँ पर अगर हम इस तरह से लाइन बनाए, डायमीटर बनाए, और इस डायमीटर के परपेंडिकुलर, अगर हम डिस्क काटें, अगर हम इस डायमीटर के परपेंडिकुलर, ये जो ब्लू कलर से हम डायमीटर दिखाए हैं, अगर इस डायमीटर के परपेंडिकुलर हम डिस्क काटें, समझो एक डिस्क यहां काटें ऐसे, दूसरा डिस्क यहां काटें ऐसे, तो हर डिस्क का फील्ड इस डायमीटर के अलोंग होगा, तो सबका वेक्टर सम भी इसके अलोंग ही
होना चाहिए। तो या तो आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा। तो हम मानते हैं कि मान लेते हैं ये आउटवर्ड है, मान लेते हैं लेट, क्योंकि अगर हम इस पूरे अगर हम यहाँ पे हम अगर बहुत सारे डिस्क बनाए इस एक्सिस के परपेंडिकुलर, इस डायमीटर के परपेंडिकुलर, हम जानते हैं डिस्क की वजह से जो फील्ड होता है वो एक्सिस के अलोंग होता है बाय सिमेट्री। तो हर एक डिस्क का फील्ड अलोंग दिस ब्लू लाइन होगा, तो टोटल फील्ड भी ब्लू लाइन के अलोंग होगा। तो मान लेते हैं यहाँ इसकी डायरेक्शन क्या है, लेट direction at each point is radially outward, direction at each point is radially outward। तुम इनवर्ड भी ले सकते हो, क्योंकि कुछ डिस्क इस पॉइंट के बाद बन रहे हैं, समझो कुछ डिस्क इस पॉइंट के बाद बन रहे हैं, पी के बाद, उनका फील्ड डाउन होगा और ये जो डिस्क बन रहे हैं उनका फील्ड अप होगा। हम ये जानते हैं कि यहाँ पे ज्यादा डिस्क बन रहे हैं, नीचे ज्यादा डिस्क है, तो नेट फील्ड अप होगा। जो भी है हम यहाँ आउटवर्ड मान लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे गॉसियन सरफेस पे ये जो स्मॉल आर रेडियस का स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, यहाँ पे यहाँ देखोगे तो ये डीए वेक्टर हमेशा रेडियली आउटवर्ड लेते हैं। ये डीए वेक्टर हमेशा क्या करते हैं, रेडियली आउटवर्ड लेते हैं, और फील्ड वेक्टर भी आउटवर्ड है। यहां देखो इस पॉइंट पे रेडियल वेक्टर डीए वेक्टर रेडियली आउटवर्ड है और फील्ड वेक्टर भी आउटवर्ड है। हर पॉइंट पे जो डीए वेक्टर है और जो फील्ड वेक्टर है वो आपस में 0 डिग्री ही बना रहे हैं। डीए वेक्टर और फील्ड वेक्टर हर पॉइंट पे आपस में 0 डिग्री बना रहे हैं। पॉइंट बाय पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन घूम रही है, चेंज हो रही है, बट एरिया की डायरेक्शन भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। इसका मतलब है अगर हम इनसाइड पॉइंट की बात करें, तो क्या आएगा, सो देखो हम लिखेंगे ई इनसाइड इंटू ई डॉट डीए कॉस 0 डिग्री, हर पॉइंट पे कितना है 0 डिग्री है, इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। हमारा जो यहाँ गॉसियन सरफेस है वो हमने क्या लिया है, स्फेरिकल लिया है, कौन सा, रेडियस स्मॉल आर का। तो हम जानते हैं कि बाय सिमेट्री हर पॉइंट पे ई इनसाइड कांस्टेंट है, हर पॉइंट पे ई इनसाइड की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो जो चीज कांस्टेंट होती है वो इंटीग्रेशन साइन के बाहर चली आएगी। cos 0 भी कांस्टेंट है, cos 0 1 होता है, हर पॉइंट पे cos 0 कितनी है, 1 है, इसको भी छोड़ दो तो बचेगा क्या, इंटीग्रल ऑफ डीए। अब बताओ इसके अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। ये जो तुम्हारा गॉसियन सरफेस दिख रहा है तुमको, ये तुम्हारा रेड कलर का गॉसियन सरफेस दिख रहा है, हम ये जानना चाहते हैं इस गॉसियन स्फीयर के भीतर, ये जो गॉसियन स्फीयर है, ये जो गॉसियन स्फीयर है, इस गॉसियन स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है। ये जो पूरा चार्ज इसके अंदर होगा दैट वुड बी इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज डिवाइडेड, टोटल चार्ज कितना था बताओ, टोटल चार्ज कितना था ये बताओ। टोटल चार्ज था इस तरह से, टोटल चार्ज क्यू डिवाइडेड था किस वॉल्यूम में, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो जाएगा देखो टोटल चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया चार्ज डेंसिटी इनटू 4/3 पाई आर क्यूब, जो चार्ज अंदर है, जो वॉल्यूम अंदर है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। समझो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, क्यू चार्ज पैक है किस वॉल्यूम में, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब में कितना चार्ज है, क्यू। यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, क्यू बाय 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या है, ये ब्रैकेट क्या है, ये डेंसिटी है रो। इसीलिए जो V इनसाइड है, जो अंदर में वॉल्यूम बंद हुआ है, वो कितना है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, उससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा देखो। सो हियर यू वुड गेट E इनसाइड इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इंटीग्रल ऑफ डी बताओ, ये जो पूरा सरफेस एरिया का सम है, ये जो सारे सरफेस एरिया का सम है इस गॉसियन सरफेस का,
टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इंटू 4/3 कट जाएगा, कितना आएगा r³ इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहां से तुम क्या देखते हो, यहां से तुम ये देखते हो कि E inside becomes कितना बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by r³ इंटू आर, यानी कि Q by r³ इंटू आर। So field is directly proportional to distance. Field is directly proportional to distance. Inside point पे जो field होती है वो directly proportional to distance होती है। समझो, अगर हम r को बड़ा करेंगे, अगर हम within the sphere अगर r को बड़ा करेंगे तो ये फैक्टर भी बढ़ेगा और ये फैक्टर भी बढ़ेगा। समझो, अगर हम इस r को स्मॉल r को बड़ा ले लें, अगर हम इसको बड़ा कर दें विद इन द स्फेयर, अभी भी स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम है। अगर हम इनसाइड पॉइंट पे स्फेयर का रेडियस बढ़ाएंगे तो ये फैक्टर भी बढ़ेगा और ये फैक्टर भी बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा और चार्ज एनक्लोज भी बढ़ेगा, लेकिन चार्ज एनक्लोज ज्यादा बढ़ेगा। समझो, अगर हम इसको बढ़ाएंगे डबल कर देंगे, एरिया हो जाएगा 4 टाइम्स, चार्ज कितना हो जाएगा 8 टाइम्स, इसीलिए फील्ड हो जाएगा 2 टाइम्स। तो फील्ड कितना होता है KQ/r³ इंटू आर। ग्रेविटेशन में यही लेंगे, ग्रेविटेशन के केस में ये जो स्फेयर दिख रहा है सॉलिड स्फेयर, ये बन जाएगा अर्थ। ये जो सॉलिड स्फेयर है दैट वुड बी अर्थ और मून, जो समझ लो अर्थ, सॉलिड स्फेयर की जगह अर्थ होगा। के की जगह कैपिटल G होगा, क्यू की जगह मास ऑफ अर्थ होगा, आर की जगह रेडियस ऑफ अर्थ होगा, और इसको बोलेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनसाइड द अर्थ। फील्ड की जगह ग्रेविटेशनल फील्ड होगा जिसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो E इनसाइड होगा KQ/r³ इंटू आर। ठीक है, अब समझो, इसका मतलब दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, 0। क्यों, बिकॉज फील्ड, क्योंकि सेंटर ऑफ द स्फीयर पे अगर फील्ड निकालना चाहते हो, सेंटर ऑफ द फील्ड स्फीयर पे फील्ड निकालना चाहते हो, वो इनसाइड पॉइंट है, और उसके लिए रेडियस की वैल्यू, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर की वैल्यू कितनी है 0 है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे, अभी तक कोई डाउट है किसी को? सर चार्ज भी तो 0 होगा ना? कहाँ पे एनक्लोज? कहाँ पे? सर चार्ज एनक्लोज यहाँ पे, इस केस में, इस केस की बात कर रहे हो? हेलो सर सेंटर पे, हेलो सर। हाँ हाँ सर हाँ बोलो। सेंटर पे चार्ज एनक्लोज्ड भी तो 0 होगा, चार्ज रेडियस इनक्लोज्ड भी 0 होगा, हाँ ठीक है, चार्ज इन है। चार्ज इनक्लोज्ड भी 0 होगा, ठीक है, हाँ। तो वैसे भी देख सकते हैं कि सर जब चार्ज 0 है इनसाइड तो फील्ड किससे होगा? अच्छा ठीक है, चलो अब देखो, इसको हम चाहें, ये तो किसके टर्म में है, एक कांस्टेंट के, टोटल चार्ज Q और रेडियस R, इसके टर्म में है। हम इसको चाहे तो डेंसिटी के टर्म में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, K/r³, इसको हम ये भी लिख सकते हैं K/r³, और Q को लिख देंगे 4/3 पाई r³ इंटू डेंसिटी। अगर चार्ज पर यूनिट वैल्यू, अगर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, रो है, तो टोटल चार्ज Q क्या होगा बताओ, 4/3 पाई r³ इंटू रो इंटू आर। देखो, K को K रखो, R को r³ रखो, और टोटल चार्ज Q को तुम लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी मींस क्या, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इंटू दिस। यहां देखो, ये r³ और r³ कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा बताओ, 4/3 पाई K रो, ये कांस्टेंट हो गया,
इंटू आर, 4/3 पाई के रो इंटू आर। तो अगर तुमसे कभी क्वेश्चन टोटल चार्ज क्यू और रेडियस आर के टर्म में पूछा है, टोटल चार्ज क्यू और टोटल रेडियस आर के टर्म में पूछा है, तो ये फॉर्मूला लगाओगे। और अगर कभी डेंसिटी के टर्म में पूछा है तो ये फॉर्मूला लगाओगे। कोई डाउट किसी को? अब देखो, हम यहां पे इसको वेक्टोरियली अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, समझना है इसको। हम अगर इसको वेक्टोरियली लिखना चाहते हैं, हम कह रहे हैं कि ये ओरिजिन है, कौन? ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, ये क्या है? ओरिजिन है। ये पॉइंट ओ है ओरिजिन, ये पॉइंट था कौन सा? पी। ये पॉइंट कौन था? पी। तो क्या हम कह सकते हैं कि फील्ड की डायरेक्शन ओपी के डायरेक्शन में है? क्या फील्ड की डायरेक्शन रेडियल है? बताओ। अगर इस पॉइंट पे हम फील्ड निकाल रहे हैं, फील्ड की मैग्नीट्यूड में तो ओपी आ रहा है, फील्ड के मैग्नीट्यूड में तो ओपी आ रहा है। अगर फील्ड को डायरेक्शन देना चाहते हैं तो क्या हम ओपी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें? तो फील्ड जो है रेडियल है। और हम उस तरह से देखें, हम इसको लिख सकते हैं इस तरह भी। देखो क्या लिख सकते हैं, समझो। E inside vectorially, E inside vectorially is equal to k cube by r cube into vector r, where vector r is the position vector of that is equal to 4/3 pi k rho into vector r, where vector r is the position vector of that point, जिस पॉइंट पे तुम फील्ड निकाल रहे हो, विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर। ठीक है। नाउ यहां जो आर वेक्टर है, अगर समझो उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट, अगर पॉइंट पी की कोऑर्डिनेट x, y, z है, तो पोजीशन वेक्टर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्योंकि ये 3 डायमेंशनल पोजीशन वेक्टर है, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल पोजीशन वेक्टर है। किसी को डाउट? ओरिजिन से अगर तुम 3 डायमेंशन में कोई पॉइंट लोगे जिसकी कोऑर्डिनेट x, y, z है, उसकी पोजीशन वेक्टर होती है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है। अब समझो इस बात को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फील्ड है। पहले हम फील्ड आउटसाइड निकालते हैं और फिर आएंगे। इसको तुम याद रखोगे, इसको तुम याद रखोगे कि अब तुम्हारा धीरे धीरे, अब तुम्हारा जो है, हम इसके डेप्थ में घुसेंगे। इसको तुम याद रखोगे। हाँ, अगर फील्ड रेडियली इनवर्ट लेते तो नेगेटिव होता। हाँ, वो तो वो नेगेटिव आ जाता। और तुम फील्ड हम रेडियली इनवर्ट लेते तो तुमको वो माइनस साइन के साथ आ जाता, यानी कि तुम्हारा इनवर्ट है लेकिन वो नेगेटिव है, इसका मतलब आउटवर्ड है। ठीक है सर। समझो, इसको याद रखना है, इसको तो रट लेना पकड़ के। बता देता हूँ, पूरी ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। जब मैं तो प्रीवियस ईयर जिस दिन जेई क्वेश्चन के लिए बोलूंगा, जितना क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, जितना क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ तुमको अभी 1 by 1, उसके 50% केसेस आईटी में आ चुके हैं और 50% आने वाले हैं। ठीक है। अब समझो, ये तो हो गया इनसाइड पॉइंट का। एक बार हम पहले आउटसाइड निकाल लेते हैं और तब फिर हम इसकी एनालिसिस करेंगे, फिर हम जानेंगे क्वेश्चन क्या है। यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ सबसे बड़ी खासियत क्या है समझो, और ये बार बार तुमको मिलेगा कि फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जब भी फील्ड प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है, जब भी फील्ड प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है, देखो, फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू सम कांस्टेंट इनटू डिस्टेंस। यहाँ 3-4 क्वेश्चन बड़े प्यारे प्यारे बनते हैं। एक एसएचएम का बनता है, एक कैविटी का बनता है और एक सुपरपोजिशन का बनता है। यहाँ पे कैविटी बनेगा, देखना, बहुत अच्छा कैविटी बनता है यहाँ पे। एक एसएचएम बनता है और एक सुपरपोजिशन बनता है। इसका मीनिंग बताऊंगा और बताऊंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन आईटी ने पिछले 3-4-5 सालों में पूछा है और कौन सा इस साल पूछेगा। एसएचएम बनता है, कैविटी बनता है और तीसरा होता है
सुपरपोजिशन बनता है। और इसको एलेबोरेट करूंगा मैं। पहले मैं फील्ड एट आउटसाइड पॉइंट निकाल लेता हूं, फील्ड एट आउटसाइड पॉइंट निकाल लेता हूं। ठीक है, तो तुम जैसे जैसे यहाँ पे तुम क्या देख रहे थे, तुम जैसे जैसे यहाँ रेडियस बढ़ाते जाओगे चार्ज इनक्लोज भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे तुम रेडियस बढ़ाते जाओगे तुम्हारा चार्ज इनक्लोज भी बढ़ता जाएगा और तुम्हारा सरफेस एरिया भी बढ़ता जाएगा। लेकिन दोनों सेम प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ता है। एक में क्यूब है क्योंकि वॉल्यूम है, और एक में क्या है, स्क्वायर है क्योंकि एरिया है। इसीलिए जो नेट फील्ड होता है वो आर के प्रोपोर्शनल बढ़ता जाता है। ठीक है, अब जरा आउटसाइड पॉइंट की बात करते हैं। लेट अस टेक फील्ड एट एन आउटसाइड पॉइंट, ई आउटसाइड। तो हम क्या कर रहे हैं, फिर से वही कर रहे हैं। हमने क्या किया, हमने कहा कि चलो एक काम करते हैं, पहले एक स्फीयर लिया, इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज पैक्ड है, इसके पूरे वॉल्यूम में जो है तो चार्ज पैक्ड है, रो क्यू आर, इसकी टोटल चार्ज है क्यू, रेडियस है आर, और ये चार्ज यूनिफॉर्मली पैक्ड है, ये चार्ज यूनिफॉर्मली पैक्ड है। हमको इसके बाहर कहीं फील्ड निकालना, यहां मान लो हमको यहाँ पे कहीं फील्ड निकालना है आर पे। दिस आर इज ग्रेटर देन आर, दिस स्मॉल आर इज ग्रेटर देन द आर। सो ये सेंटर से बाहर है, ये सेंटर से बाहर, ये मतलब सेंटर से सरफेस से बाहर निकल गया। हमको यहाँ फील्ड निकालना है। लेट अस सपोज फील्ड हियर इज ई। हम फिर से यहाँ गॉसियन सरफेस बनाएंगे, ऐसा गॉसियन सरफेस जो इसी सेंटर को मान के, इसी सेंटर से कॉन्सेंट्रिक है। हम एक इमेजिनरी ऐसा एक गॉसियन सरफेस मान रहे हैं। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मान रहे हैं। समझो, वी आर टेकिंग ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। और हम अब यहाँ पे फील्ड निकालना चाह रहे हैं। दिस इज स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, और अब हम यहाँ पे फील्ड निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, हम कहते हैं, मान लेते हैं कि फील्ड यहाँ पर कितनी है, मान लेते हैं फील्ड यहाँ पर ई है या ई आउटसाइड है, तो हर पॉइंट पे ई ही होगी। तो फिर से वही करेंगे। अगर हम किसी भी लाइन के अबाउट अगर ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे जो हो रहा है और यहाँ से लाइन ड्रॉ करें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहीं भी लाइन ड्रॉ कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब एक जैसा है। यहाँ अगर फील्ड की मैग्नीट्यूड ई है तो हर पॉइंट पे ई होगी। दूसरी बात, हम इसको डिस्क में जो कट करेंगे, यहाँ फील्ड की एक ही डायरेक्शन हो सकती है, या तो रेडियली आउट या रेडियली इन। बट जो चूंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड बाहर निकलता है, हम गेस करते हैं कि रेडियली आउट ही होगा। तो हर पॉइंट पे फील्ड क्या होगा, सो ई इज यूनिफॉर्म इन मैग्नीट्यूड and radially out everywhere. Now let us apply that thing. क्या अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अप्लाई कर रहे हैं इस गॉसियन सरफेस के ऊपर इंटीग्रल ऑफ ई आउटसाइड dA cos 0, क्योंकि हर पॉइंट पे जो ई वेक्टर है और डीए वेक्टर है वो आपस में कोलिनियर है, वो एक दूसरे पर कोइंसाइड कर रहे हैं, इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब तुमको पता है ई आउटसाइड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो। इंटीग्रल ऑफ डीए कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। इस पूरे सरफेस का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इज इक्वल टू। अब बताओ क्यू इनसाइड क्या होगा। एक बार जब तुम इसके बाहर चले गए, एक बार जब तुम इस पॉइंट के बाहर चले गए, तो कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, once your small r is greater than capital R, once you're outside, then whatever is the radius of the sphere, charge enclosed is fixed. What is that? Q. यहाँ पे एरिया तो एक्सपेंड कर रहा है बट चार्ज एनक्लोज एक्सपेंड नहीं कर रहा है, ये कांस्टेंट हो गया। समझो, अगर हम इस आर को थोड़ा सा बढ़ा दें, हम इस आर को यहां कर दें, इतना बड़ा स्फीयर ले लें, तो सरफेस एरिया तो बढ़ गया, बट जो चार्ज इस स्फीयर के अंदर था वही चार्ज इस स्फीयर के भी अंदर था। जब तुम स्फीयर के अंदर मूव करते हो तो जैसे जैसे बड़ा बड़ा स्फीयर लेते हो चार्ज इनसाइड बढ़ता है,
बट एक बार जब तुम इसके सरफेस से बाहर निकल जाते हो, फिर कितना भी दूर चले जाओ, कितना भी बड़ा स्फीयर ले लो, यहां से यहां तक तो चार्ज है ही नहीं, इस स्पेस में तो चार्ज है ही नहीं, तो उसका चार्ज इनक्लोज क्या हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है, ये कांस्टेंट हो जाता है। सो वेदर रेडियस इज 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर और 3 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर और 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर, तुम्हारा ये रेडियस 3 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर हो या 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर हो या 5 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर हो, उसमें सरफेस एरिया तो चेंज कर रहा है बट चार्ज इनसाइड फिक्स हो गया। तो यहाँ पे ई आउटसाइड कितना आ जाएगा, सिंपली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मींस के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मींस के Q by R square. It is same as due to a point charge placed at the center. अगर ये पूरा का पूरा स्फीयर, अगर हम यहां पहुंच गए हैं, समझो अगर हम यहां पहुंच गए हैं, कहां से चलते हुए, यहां से चलते हुए हम यहां तक पहुंच गए, हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो क्या देखेंगे, ये पूरा का पूरा स्फीयर कोलैप्स कर जाएगा, क्या बन जाएगा, पॉइंट चार्ज बन के सेंटर पे आ जाएगा। वंस यू आर आउटसाइड द स्फीयर, द एंटायर स्फीयर बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फील्ड। ये वही है जो इसका है। यानी अगर तुम इसका ग्राफ प्लॉट करोगे, अगर तुम इसका ग्राफ प्लॉट तो देखो तो कैसा बनेगा ग्राफ, ग्राफ तुम्हारा ऐसा बनेगा। और तुम फील्ड की मैग्नीट्यूड वर्सेस रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर को देखोगे, पहले ये होगा प्रोपोर्शनल, क्यों होगा, बिकॉज फील्ड वाज कमिंग आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू आर। देखो जो तुम्हारा फील्ड था, यहां देखो ये क्या था, प्रोपोर्शनल टू आर था, के क्यू बाय आर क्यूब या 4/3 पाई के रो, समझो मतलब तुम्हारा ये फील्ड बनेगा, पहले प्रोपोर्शनल टू आर होगा, सेंटर से लेकर के और सरफेस तक आर तक ये प्रोपोर्शनल टू आर होगा, और उसके बाद ये होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। दिस इज प्रोपोर्शनल टू आर एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। दिस इज द ग्राफ। इसका स्लोप क्या होगा, बताओ, इसका स्लोप होगा, क्या निकला था, या तो के क्यू बाय आर क्यूब या 4/3 पाई के रो, के क्यू बाय आर क्यूब या 4/3 पाई के रो। देखो इसका जो स्लोप होगा दैट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, के टोटल क्यू बाय आर क्यूब एंड दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई के रो, ये इसका स्लोप होगा, ठीक है। यानी कि सेंटर पे भी फील्ड 0, बाहर भी फील्ड घटता है। फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होती है, सरफेस पे होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, सबसे ज्यादा फील्ड की वैल्यू सरफेस पे होती है, उसको हम बोलते हैं ई नॉट, उसको हम क्या कहेंगे, के क्यू बाय आर स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसको लिखना चाहते हैं किस फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में, हमको यहाँ पता है, अगर हम इसको वेक्टर के फॉर्म में करना चाहते हैं, यहाँ वेक्टर साइन देंगे तो यहाँ आर कैप दे देंगे, यहाँ वेक्टर साइन देंगे तो यहाँ क्या करेंगे, आर कैप दे देंगे। यानी अगर हम ई आउटसाइड को वेक्टर चाहते हैं, अगर हम ई आउटसाइड को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, एट पॉइंट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये हो जाएगा के क्यू बाय आर क्यूब into r vector, where r vector is equal to x I cap plus y j cap plus z k cap। कोई डाउट यहां तक में? नो सर। अब समझो इसको, जब हम पहली बार फील्ड निकाले थे इनसाइड पॉइंट पे, तब हम क्या किए थे, अब उसको एक दूसरे तरह से समझने की कोशिश करो। जब हम पहली बार फील्ड निकाले थे यूजिंग आवर, तो हमने क्या किया था, देखो ये डीए कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर, यहां देखो ये है 4 पाई आर स्क्वायर, और ये क्या है, क्यू इनसाइड, समझो ये डीए कितना बन गया, 4 पाई, ये क्या था, क्यू इनसाइड।
तो बेसिकली हमने क्या किया था, जब हम फर्स्ट केस में जब हम फील्ड निकाल रहे थे तो हमने क्या किया था, बेसिकली ये काम किया था। क्या किया था बता रहा हूं, देखो हमने जब पहली बार फील्ड निकाला था तो हमने बेसिकली क्या किया था, हम उसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। ये हमारा स्फेयर था और हम सेंटर से चलना शुरू किए थे। हम सेंटर से चलना शुरू किए। जब हम सेंटर से चलना शुरू किए यहाँ फील्ड निकालने के लिए, हम एक एक करके स्फेयर को पार कर रहे थे। समझो, हम एक एक करके स्फेयर के लेयर्स को पार कर रहे थे। जैसे ऑनियन होता है, ऑनियन का जैसे वो होता है, लेयर्स होता है, या फिर कैबेज में होता है। तो हम क्या कर रहे थे, ये बहुत सारे लेयर्स थे, ये बहुत सारे थिन लेयर्स थे। हम बेसिकली कर क्या रहे थे, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब तुम सेंटर से चलना शुरू करोगे और बाहर निकलोगे, जब तुम सेंटर से चलना शुरू बाहर निकलोगे और तुम यहां से बाहर जा रहे हो, यहां से तुम बाहर की तरफ जा रहे हो, तो किसी मोमेंट पे मान लो तुम यहां पहुंचे हो, किसी मोमेंट पे तुम यहां पहुंचे हो। अगर तुम यहां पहुंचे हो किसी मोमेंट पे, पॉइंट पी पे, तो तुम क्या करो, पॉइंट पी से होता हुआ एक बाउंड्री बनाओ, एक स्फेरिकल बाउंड्री बनाओ। तुम पॉइंट पी से होता हुआ एक स्फेरिकल बाउंड्री बनाओ। यानी ये दो रीजन में डिवाइडेड है। एक है रीजन 1 जो अंदर का स्फेयर है, और दूसरा है रीजन 2 जो कि बाहर का स्फेयर है। समझो, एक वो स्फेयर है जिसको तुम पार कर चुके हो जब तुम रेडियली बाहर निकल रहे हो सेंटर से, एक वो स्फेयर है जिसको तुम पार कर चुके हो, ये रीजन 1, और एक है रीजन 2 जो अभी तुमको पार नहीं किए हो। रीजन 1 जो है वो पॉइंट चार्ज बन जाएगा। रीजन 1 वही फील्ड बनाएगा यहां, जो अगर इस पूरे रीजन 1 के चार्ज को हम पॉइंट चार्ज बना दें तो रीजन 1 स्फेयर becomes point charge to create field at P. रीजन 2 चार्ज जो अभी नहीं आया है, जो आएगा भविष्य में, हैज नो फील्ड एट पी, नो फील्ड एट पी। तो सिंपली हम क्या करते हैं बताओ, इसको हटा देते हैं। रीजन 2 को क्या करते हैं, रिमूव रीजन 2, रिमूव रीजन 2 चार्ज, रीजन 2 के चार्ज को हटा दो। इसको क्या करो, ग्रीन पोर्शन को निकाल दो, और जो इनसाइड का पोर्शन था 1 पोर्शन, उसको पॉइंट चार्ज बना दो। तो सिंपली हो जाएगा फील्ड इज इक्वल टू फील्ड एट पी, फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू के क्यू इन रीजन 1 बाय आर स्क्वायर। खत्म। के क्यू इन रीजन 1, इस रीजन इनर रीजन में जो चार्ज था वो पॉइंट चार्ज बन के यहाँ चला आया, वो पॉइंट चार्ज बन के कहाँ गया, सेंटर पे। उसकी वजह से जो पॉइंट फील्ड वही होगा। तो ये कितना हो जाए बताओ, के बाय आर स्क्वायर, और क्यू को क्या लिख दोगे, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। इनसाइड में बताओ, इस रीजन 1 में जो रेडियस आर के अंदर जो था स्फीयर, जो छिलके तुम पार कर चुके हो, वो तो फील्ड बना रहा है। जो छिलका पीछे छूट गया वो तो वहां बना रहा है, जो छिलका आगे आएगा वो कुछ नहीं कर रहा है। यानी कि सेंटर से जो जो स्फेरिकल सेल्स, जो छिलके, जो लेयर्स तुम पार कर गए हो सेंटर से मूव करने टाइम, उन सबको पॉइंट चार्ज बना दो, और जो अभी नहीं आया है उसको हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारा वही फील्ड आएगा। वही यहाँ पे हुआ था। देखो यहाँ पर क्या हुआ था, बेसिकली हमने यहाँ क्यू इनसाइड लिया था, सिर्फ इनसाइड चार्ज, और ये एरिया क्या लिया था, इसका लिया था, बस। तो वही चीज हो रहा है, इसको बोलते हैं सेल थ्योरम, SHELL सेल थ्योरम, और ये तीनों में होता है। समझो, इसको बोलते हैं सेल थ्योरम। सेल थ्योरम क्या कहता है, सेंटर से लेके किसी पॉइंट तक का, सेंटर से लेके किसी पॉइंट तक का जितना स्फीयर तुम पार कर गए उसको पॉइंट चार्ज बना दो, और उस पॉइंट के बाद जो रेडियली आउट स्फीयर उसको हटा दो। ठीक है। सो
इसको बोलते हैं सेल थ्योरम 1। इसको हम एक्सप्लेन मतलब लिख नहीं रहे हैं, सेल थ्योरम 1। इनर स्फेयर्स becomes point charge. Outer sphere creates no field. बाहर का स्फेयर अंदर फील्ड नहीं बनाता है, अंदर का स्फेयर बाहर फील्ड बनाता है। किसी पॉइंट के पहले जो है अंदर का स्फेयर वहां फील्ड बनाएगा एज ए पॉइंट चार्ज, बाहर का स्फेयर वहां कोई फील्ड नहीं बनाता है। ठीक है, इसको फिर बताएंगे जब हम और इसको एलेबोरेट करेंगे। पर एक बार देख ले, हम अपना खुद का रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे कि नहीं तुम लोग को शेयर करने के लिए, तो किसी से मंगाना पड़ेगा। सर ये शेल थ्योरम सिर्फ स्फीयर में एप्लीकेबल होता है? नहीं, अभी तो 3 सेल थ्योरम बताएंगे। 3 सेल थ्योरम, ये स्फेयर का है, स्फेयर के लिए बता रहे हैं। सिलेंडर में बताएंगे, जो सिलेंडर पार कर जाओगे वो धागा बन जाएगा, जो सिलेंडर पार कर जाओगे वो धागा बन जाएगा एक्सिस पे, जो नहीं पार किया उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। उसी तरह स्लैब में बताएंगे, जिस पन्ने को, जिस पेज को पार कर जाओगे, जिस लेयर को पार कर जाओगे वो पेपर बन जाएगा, जिसको नहीं पार कर कोई इफेक्ट नहीं। हम तीनों बताएंगे। अभी बस ये समझो कि हम इसको अभी बस लिख दिए हैं ताकि तुम्हारी इमेजिनेशन भी काम करे। तो बस बहुत सारे टूल्स हैं बनाने के लिए, तुम ये कहीं भी कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो पहले मैं देख लूं, मैं अपना खुद का वो भी कर रहा था कि नहीं, क्या बोलते हैं, हो रहा है ना मेरा रिकॉर्डिंग? यस। ठीक है ठीक है, मतलब कभी कभी भूल जाते हैं तो फिर बाद में। ठीक है, अब देखो, अब तुम यहां पर आओ। ये जो फॉर्मूला है इसमें मैंने तो बताया कि 3 चीजें होंगी और जब भी होगा तब होगा। मैं एक बार किसी चीज को बता रहा हूं तो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखो हर चीज का लॉजिक फिजिक्स में चलता है, हर चीज का लॉजिक चलता है। जब मैं इसको एक्सट्रीम केस में ले जाऊंगा तो बताऊंगा आईटी ने क्या क्या पूछेगा। और ऐसा नहीं कि मैं पिछले 3 साल से चीज बता रहा हूं, मुझे पता है कि ऐसा पूछता है। देखो अब हम ये समझते हैं, ये ग्राफ तो तुम समझ गए। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम फिर से फील्ड एट इनसाइड पॉइंट पे आ रहे हैं और उसकी हम देखते हैं क्या क्या खासियत है, उसकी हम देखते हैं क्या क्या खासियत, क्योंकि जो भी तुमको बता रहे हैं सब कुछ ग्रेविटेशन में एप्लीकेबल है। देखो हमने ये देखा कि ई इनसाइड जो था, हमने क्या देखा कि ई इनसाइड जो था, समझो ये था k क्यूब बाय r क्यूब, that is a constant into vector r, that you can write 4/3 pi k rho, because you can write q as total charge and 4/3 pi r cube into rho into r cap। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में होता है, ये पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में होता है। पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउट होगा, और यही अगर यहाँ निगेटिव चार्ज दे दोगे q, या यहाँ पे अगर रो को कर दोगे नेगेटिव, अपने आप माइनस हो जाएगा। अब देखो जब भी ऐसा कोई फील्ड होता है, हम तुमको 3 क्वेश्चन बताना चाहते हैं। व्हेनेवर फील्ड, पहले हम लिख देते हैं, व्हेनेवर फील्ड इज रेडियल इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। 3 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला एसएचएम का, कैसे? ये मान लो कि एक स्फेयर है, ये मान लो एक सॉलिड स्फेयर है, और तुमने क्या किया, इस सॉलिड स्फेयर में एक टनल बना दिया, एक बहुत पतला सा एक टनल बना दिया। तुमने इसमें क्या किया, एक होल सा ड्रिल कर दिया इस पार से उस पार। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका मान लो चार्ज Q है, रेडियस R है, या डेंसिटी रो है।
तीनों में से कोई दो चीज दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं इसमें, हम यहां से किसी डिस्टेंस, इस पॉइंट से किसी डिस्टेंस x पे, यहां से किसी डिस्टेंस x पे हम यहाँ एक चार्ज को छोड़ देते हैं। इसकी चार्ज है -q और मास m, चार्ज है -q और मास m, ठीक है। ये चार्ज है -q और, तो -q अगर है तो ये बताओ यहाँ फील्ड कितनी थी, ये था kq/r3, kq/r3 इंटू x, ये फील्ड थी। किस डायरेक्शन में थी? राइट वर्ड। पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ फील्ड क्या थी? राइट वर्ड। लेकिन माइनस चार्ज रखा हुआ है तो एक्सीलरेशन, तो फोर्स कितना हो जाएगा? -q, यानी -kq/r3 इंटू x। इसका मतलब फील्ड रेडियली आउट था। फील्ड जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में था, रेडियली आउट था, पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में था, तो फोर्स उसके उल्टा डायरेक्शन में होगा, यानी इनवर्ड होगा। सोचो इस पॉइंट पे फील्ड अगर राइट वर्ड था तो फोर्स इनवर्ड होगा। तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा बताओ? फोर्स बाय मास, यानी अगर इस पार्टिकल की मास m थी तो कितनी हो जाएगी? -kqq/r3 इंटू m टाइम्स ऑफ x। यही तो होता है SHM का इक्वेशन। दिस इज कंपेरेबल टू -ω²x, दिस इज कंपेरेबल टू -ω²x। अगर यहां से x डिस्टेंस पे अगर तुमने चार्ज को रिलीज किया था, और तुमने यहां से x डिस्टेंस पे किसी चार्ज को रिलीज किया था, तो वो SHM करेगा। वहां उसकी ओमेगा कितनी हो जाएगी? √k qq/r3 इंटू m। तो उस केस में टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बताओ? ये हो गया SHM। बिकॉज फोर्स प्रोपोर्शनल टू x है, एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू x है, और वो उल्टा है। मीन पोजीशन से यहाँ पे नेट फोर्स था 0 सेंटर पे, यहां से राइट ले जाओगे एक्सीलरेशन लेफ्ट होगा, लेफ्ट ले जाओगे एक्सीलरेशन राइट होगा। तो ये हो जाएगा इसका टाइम पीरियड। ये धरती में भी होता है। तो पहली बात SHM का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। दूसरी बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कैविटी का। देखो अगर मान लो धरती से हम, अगर मेरे पास मान लो एक सॉलिड बॉल है, तुम लोग ने सेंटर ऑफ मास में कैविटी का सेंटर ऑफ मास निकाला था, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सेंटर ऑफ मास उसका निकाला होगा। तो समझो जब भी हम कैविटी कट करते हैं तो मास बदल जाती है, मास घट जाती है। जब भी हम कैविटी कट करते हैं क्या है? मास कम हो जाती है, लेकिन डेंसिटी सेम रहती है। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मेरे पास एक सॉलिड बॉल है, उस सॉलिड बॉल के अंदर से हम कुछ मटेरियल काट के निकाल लेंगे तो क्या होगा? बॉल का वेट तो कम हो जाएगा, बट बॉल की मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगी? सेम होगी। तो जब भी हमको कैविटी का क्वेश्चन बनाना है, कैविटी का, तो हम उसको क्यू के टर्म में ना लिख के, समझो उसको हम क्यू के टर्म में ना लिख के उसको हम रो के टर्म में लिखना ज्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि कैविटी कटने से पहले और कैविटी कटने के बाद और कैविटी जो बचा, जो निकाले, सबकी एक प्रॉपर्टी कॉमन हो। तो वो क्यू कॉमन नहीं है, चार्ज बदल जाती है, बट चार्ज, उस मटेरियल का चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम या उस मटेरियल का डेंसिटी सेम रहता है। तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। देखो कैसे, तो इसको यूज करेंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं, हमारा क्वेश्चन ये है कि ये हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, ये हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर था, ठीक है। इसमें पूरी इसके वॉल्यूम में चार्ज यूनिफॉर्मली पैक किया हुआ था, और हमने क्या किया, यहाँ पे इसका एक कैविटी, इसमें स्फेरिकल कैविटी निकाल दिया। हमने इसमें से एक स्फेरिकल कैविटी जो है इसका निकाल दिया। सो वी रिमूव्ड a spherical cavity from, we removed a spherical cavity from
a uniform solid sphere. इसका सेंटर, बड़े वाले स्फेयर का सेंटर था O, और इस कंसेंट्रिक इस ये जो है, जो कैविटी निकाले हैं खाली क्रिएट किए, उसका है C। हमको प्रूव करना है कि इस कैविटी के अंदर फील्ड यूनिफॉर्म होगा। फाइंड फील्ड इनसाइड द कैविटी, फाइंड फील्ड इनसाइड द कैविटी। इस कैविटी के अंदर फील्ड कितनी होगी ये निकालना है, ठीक है। इस कैविटी के अंदर फील्ड कितना होगी ये निकालना है। तो हम क्या करते हैं, फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम ये जानते हैं कि E जो होता है, E इनसाइड की का फॉर्मूला होता है डेंसिटी के टर्म में, समझो E इनसाइड का फॉर्मूला होता है, हम यूज करेंगे E इनसाइड जो होता है किसी सॉलिड स्फीयर के अंदर, जो E इनसाइड होता है वो होता है K Q बाय R क्यूब, या इसको डेंसिटी के टर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 4/3 पाई K रो, 4/3 पाई K रो टाइम्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर मतलब क्या है, अगर तुम किसी पॉइंट P पे निकाल रहे हो और सेंटर ऑफ द स्फीयर O है, तो दिस R इज इक्वल टू व्हाट, OP वेक्टर। याद रखना, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट वेयर यू आर फाइंडिंग द फील्ड, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर O, ये होता है। अब देखो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि मान लेते हैं कि इसके अंदर कोई एक पॉइंट ले लो, इस कैविटी के अंदर कोई एक पॉइंट ले लो, लेट इट बी P। इस कैविटी के अंदर कोई पॉइंट ले लो, लेट इट बी P। हम कैविटी के अंदर एक पॉइंट ले लेते हैं और उसका नाम देते हैं P। हम जानना चाहते हैं फील्ड एट P, फील्ड एट P। हम ये लिख सकते हैं फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग, फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग स्फीयर is equal to field due to complete sphere minus field due to cavity material। इनफैक्ट सोचो तो जब कंप्लीट स्फीयर था, इसको अगर इस साइड लेके चले जाओ तो क्या होगा, जब कंप्लीट स्फीयर था, जब कंप्लीट स्फीयर था तो हम इमेजिन कर सकते हैं वो कंप्लीट स्फीयर दो चीजों से मिलकर बना हुआ था। हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि जब कंप्लीट स्फीयर था, वो कंप्लीट स्फीयर जो था, जब इसमें कैविटी नहीं था, तो बेसिकली ये दो सिस्टम का कॉम्बिनेशन था। कौन कौन सा, एक कैविटी मटेरियल, एक कैविटी का मटेरियल था और बाकी रिमेनिंग मटेरियल था। देखो फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग स्फीयर प्लस फील्ड ड्यू टू कैविटी मटेरियल इज इक्वल टू फील्ड ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर। जो कंप्लीट स्फीयर था वो दो चीजों से मिलकर बना था, एक तो कैविटी के मटेरियल में जो चार्ज है प्लस जो रिमेनिंग चार्ज है। तो फील्ड जो ये मटेरियल बनाएगा, इस कैविटी के अंदर का मटेरियल जो फील्ड बना रहा था और बाकी जो मिलके फील्ड बना रहा था, दोनों का वेक्टर सम था नेट फील्ड। शुरू में हम इसको लिख सकते हैं फील्ड ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर इज इक्वल टू विदाउट कैविटी, फील्ड ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर विदाउट कैविटी इज इक्वल टू फील्ड ड्यू टू द कैविटी मटेरियल प्लस फील्ड ड्यू टू द रिमेनिंग मटेरियल। नाउ हमको तो ये हमको निकालना है। ये होता है, देखो अगर कंप्लीट स्फीयर को लो, कैविटी ना होता तो इसकी वैल्यू आती है 4/3 पाई K OP वेक्टर। क्यों होता, क्योंकि इस पॉइंट अगर कैविटी ना होता, इस पॉइंट P की पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर क्या होती, 4/3 पाई K OP वेक्टर। अगर कैविटी ना होता, पूरी मटेरियल पैक्ड होती, तो उस केस में उस पॉइंट पे जो फील्ड होता वो होता फील्ड ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर एट एन इनसाइड पॉइंट, एंड दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई K रो। रो इसका ये है, रो into OP वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू कंप्लीट स्फीयर, माइनस, लेकिन इसके अंदर जो चार्ज है रोही वाला, इसके अंदर जो चार्ज है, इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन वेक्टर कितनी है, CP वेक्टर। तो ये कितना हो जाएगा 4/3 पाई K रो। जो इसका कंट्रीब्यूशन था, जो इसके अंदर चार्ज है उसका जो कंट्रीब्यूशन था, कैविटी के अंदर जो मटेरियल है उसका जो कंट्रीब्यूशन था वो कितना था, यहाँ क्या लिखोगे CP वेक्टर।
तो तुम देखोगे यहां से आ जाएगा 4/3 पाई के रो कॉमन, ओपी वेक्टर माइनस सीपी वेक्टर। अब बताओ व्हाट इज ओपी वेक्टर माइनस सीपी वेक्टर? इज ओपी वेक्टर माइनस सीपी वेक्टर इज इक्वल टू ओसी वेक्टर। क्या क्या ओसी वेक्टर प्लस सीपी वेक्टर, क्या ओसी वेक्टर, देखो ओ से सी जाओ, प्लस सीपी वेक्टर ओ से सी, सी से पी, क्या इन दोनों का वेक्टर सम ओ से पी है? अगर हम ओ से सी जाएं और सी से पी जाएं तो क्या हम ओ से पी पहुंचे? अगर ऐसा है तो ओपी में से जब हम ओसी को माइनस करेंगे उधर ले जाके तो क्या बन जाएगा? सीपी वेक्टर। तो दिस इज सॉरी ओसी वेक्टर, ओपी वेक्टर माइनस सीपी वेक्टर इज ओसी वेक्टर। जो है 4/3 पाई के रो इंटू ओसी वेक्टर। यानी कि इसमें पी है ही नहीं। सोचो इसमें पी है क्या कहीं? ये क्या है? ये पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ द कैविटी। ये क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ द कैविटी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द बिगर स्फीयर। ये ओसी क्या है? ओसी है पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ द कैविटी विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द बिगर स्फीयर। अगर हम यहाँ पे पी की जगह लेते तो क्या होता? यहां पर आता ओ क्यू वेक्टर, यहां पर आता सी क्यू वेक्टर, और फिर ओ क्यू वेक्टर में से सी क्यू वेक्टर माइनस होता तो कितना आ जाता? ओसी वेक्टर। फिर से वही आता। हम इस स्फीयर के अंदर कोई भी पॉइंट ले ले, पी क्यू आर एस टी कुछ भी, हमको हर पॉइंट पी के लिए यहाँ पी की जगह क्यू डालो, यहाँ पी की जगह क्यू डालो, यहाँ पी की जगह एस डालो, यहाँ पी की जगह एस डालो, सब में ये सब्ट्रैक्शन कितना आएगा? ओसी वेक्टर ही आएगा। यानी कि फील्ड यूनिफॉर्म होगा। यानी कि फील्ड क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। यानी फील्ड की मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करेगी? फील्ड की मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगी कि सेंटर ऑफ द कैविटी और सेंटर ऑफ द स्फीयर के बीच में डिस्टेंस कितना है। फील्ड की मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करेगी? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड द सेंटर ऑफ द कैविटी। और फील्ड की डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगी? ये पैरेलल टू होगा ओसी वेक्टर। ये किसके पैरेलल होगा? ओसी वेक्टर। यानी कि समझो दिस इज ए यूनिफॉर्म फील्ड। हम यहाँ लिख रहे हैं दिस इज ए यूनिफॉर्म फील्ड इंडिपेंडेंट ऑफ, यूनिफॉर्म फील्ड इंडिपेंडेंट ऑफ पी। इसका मतलब हम एलाबोरेट कर रहे हैं, ठीक है? समझो इसका मतलब ये हुआ, ये तुम्हारा अगर फील्ड है, ये अगर तुम्हारा ऐसे करके है और तुमने यहां पर एक कैविटी बनाया है, तुमने यहां पर एक कैविटी बनाया है, इसको थोड़ा बड़ा बनाओ, तुमने मान लो कि यहां पर एक कैविटी ऐसे बनाया है, तो इस डायरेक्शन में इसके पैरेलल होगा सारे फील्ड लाइंस। ये फील्ड बनेगा वो इसके पैरेलल बनेगा। देखो बिकॉज ये यूनिफॉर्म फील्ड है, ये इक्विडिस्टेंट लाइंस बनेंगे। क्या बनेंगे? इक्विडिस्टेंट लाइंस बनेंगे। क्योंकि जब फील्ड की मैग्नीट्यूड सेम होती है और डायरेक्शन भी सेम होती है तो उसको कैसे दिखाएंगे? पैरेलल लाइन से दिखाएंगे। ये ओ है और ये सी है। फील्ड का डायरेक्शन, फील्ड इज पैरेलल टू, दिस इज यूनिफॉर्म फील्ड। समझो यूनिफॉर्म फील्ड पैरेलल, बिकॉज फील्ड की वैल्यू आ रही है ई इनसाइड कैविटी, ई इनसाइड कैविटी आ रही है। समझो 4/3 पाई के रो कांस्टेंट इनटू ओसी वेक्टर, ओसी वेक्टर। फील्ड की मैग्नीट्यूड, फील्ड इज पैरेलल टू ओसी वेक्टर and has magnitude 4/3 पाई के ओसी। अब समझो तुमसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके बाद क्या क्वेश्चन पूछेगा? बोलेगा एक चार्ज को यहां पे छोड़ दिया, क्यू चार्ज को,
तो बताओ उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, या इस चार्ज को छोड़ दिया तो यहाँ से मूव करके यहाँ तक पहुंचेगा, कितना टाइम लगेगा। तो तुम जानते हो, तुमको फील्ड पता है, तुमको फील्ड पता है, तुमको इस पे चार्ज और मास पता है, तुम उसको इसका एक्सेलरेशन निकल जाएगा। और तुमको ये डायमीटर पता है तो तुम डिस्टेंस निकाल सकते हो, s इक्वल टू डायमीटर इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, कुछ भी कर सकते हो। फील्ड का मैग्नीट्यूड ये होता है, समझो। फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 4/3 पाई k rho OC। ये फील्ड 0 होगा कब, जब O और C कोइंसाइड कर जाए। अगर OC वेक्टर एक नल वेक्टर हो जाए, समझो, अगर OC वेक्टर एक नल वेक्टर हो जाए, अगर OC वेक्टर, इफ OC वेक्टर इज 0, फील्ड इज 0। इसका मतलब क्या हुआ, अगर तुम ऐसा कैविटी क्रिएट करो कि कैविटी का सेंटर और स्फीयर का सेंटर कोइंसाइड कर जाए, तो उसके अंदर फील्ड 0 होगा। दैट मीन्स कैविटी इज कंसेंट्रिक विथ स्फीयर। उस केस में ये 0 आएगा। देखो, अगर तुम्हारे पास ये एक स्फीयर था और तुमने इसके अंदर एक ऐसा कैविटी क्रिएट कर दिया है, तुमने इसके अंदर एक स्फेरिकल कैविटी क्रिएट कर दिया है, तो यहाँ पे फील्ड 0 आएगा, इसमें फील्ड 0 आएगा, क्योंकि इस केस में C और O कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है। दूसरा केस याद रखना, जब भी कोई कभी फील्ड प्रोपोर्शनल आएगा तो हम हमेशा इसको 3-4 बार निकालेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बताए थे, SHM का, जब भी फील्ड आएगा प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, जब भी फील्ड आएगा प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, पहला क्वेश्चन SHM का बनेगा ही बनेगा। दूसरा क्वेश्चन कैविटी का बनेगा ही बनेगा, क्योंकि कैविटी बहुत खूबसूरत सा आता है, उसमें एक्सप्रेशन बहुत सिंपल होता है। और तीसरा अब जो ले रहे हैं सर, यहाँ की, हाँ सर अगर कैविटी किसी और शेप की हो तो? बता रहे हैं, उसमें भी आएंगे। हाँ सर, और वो सर SHM वाला जो आपने बताया था, उसमें अगर हम पॉजिटिव चार्ज लेते तो नहीं होता ना SHM? तब नहीं होता, पॉजिटिव चार्ज होता तब नहीं, क्योंकि तब उसके से माइनस साइन नहीं आता वो। हाँ मतलब सर, वो उसी डायरेक्शन में जाता हाँ है। उसी डायरेक्शन, तब उसको नहीं बोलते SHM। करेक्ट। यस। अच्छा, तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, अगर ये कैविटी उस शेप का ना हो तो, ठीक है। क्योंकि मैं सोचता हूँ कभी कभी कि तुम्हारी क्लास में बताऊं कि नहीं बताऊं, क्योंकि बताऊंगा, अब तुमने पूछा है तो बताऊंगा। ये सिर्फ एक बुक में दिया है, पूरी वर्ल्ड में सिर्फ एक ही किताब है जिस किताब में ये चीज दिया है कि अगर वो उसी शेप का नहीं होगा तो क्या होगा। किसी बुक में कहीं नहीं दिया हुआ है एक्सेप्ट वन बुक, ठीक है। उसका नाम है पुर्सेल एंड मोरिन, और मैं उसको बताऊंगा। तुम उसको सेंटर मास पे रिप्लेस कर सकते हो। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, देखो जब आईटी क्वेश्चन पूछती है तो हम लोग झटका खा जाते हैं कि आईटी ने पूछा कहाँ से, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, और बहुत लॉजिकल है, उसमें कोई डेरिवेशन नहीं है। जब किसी क्वेश्चन में आप कैलकुलस नहीं लगा रहे हैं, जब किसी क्वेश्चन में आप इंटीग्रेशन नहीं लगा रहे हैं, आप वेक्टर के बड़े बड़े मैनिपुलेशंस नहीं कर रहे, मैथमेटिक्स मिनिमम है और लॉजिक मैक्सिमम है, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। ठीक है, हम अब इस पे आएंगे। पहले हम थर्ड केस ले रहे हैं, सुपर इम्पोजिशन। अब समझो, जब भी फील्ड प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होगा, अभी और 2-3 केस में डिराइव करूंगा, उसमें वही चीज आएगा। सर तो तुमको, हाँ सर यहाँ पे यूनिफॉर्म क्यों होगा फील्ड, एक बार वापस बता दो। अरे देखो, ये OC आया था, यहाँ पे हमने इसको किया था, OC आया था, ठीक है। OC है, पॉइंट P पे क्या आया था फील्ड, पॉइंट P पे फील्ड क्या आया, यहाँ पे आया था OC। अब तुम पॉइंट Q ले लो। तुम एक काम करो, इसके बाद क्या करो, अब टेक पॉइंट Q इन प्लेस ऑफ P। नाउ आई एम टेकिंग द पॉइंट, मैंने पहले पॉइंट कौन सा लिया था, ये था हमारा O, ये हमारा C, और हमने पहले पॉइंट लिया था P, हमने पॉइंट यहाँ लिया था। अब हम पॉइंट ले लेते हैं सपोज यहाँ पे Q, या यहाँ ले लेते हैं R, या यहाँ ले लेते हैं S, या फिर यहाँ ले लेते हैं T। अब हम इसको ले रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब जो पॉइंट Q पे, वो तो पॉइंट P पे था, फील्ड एट Q कितना होगा बताओ, ये होगा 4/3 पाई k रो। कंप्लीट होता तो कौन सा वेक्टर लेते, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q लेते। अगर इस कैविटी भरी हुई होती
और कैविटी में भी मटेरियल भरा हुआ होता, यानी कैविटी होता ही नहीं, तो क्या होता, कंप्लीट स्फीयर की वजह से यहाँ क्या आता, OQ वेक्टर, ये इसका पोजीशन वेक्टर। बट कैविटी के मटेरियल का, इस पूरे में कैविटी के मटेरियल का जो कंट्रीब्यूशन था वो कितना था, उसको माइनस कर देंगे। देखो जब भी हम कैविटी काट के निकालते हैं तो कंप्लीट में से उसके कंट्रीब्यूशन को माइनस कर देते हैं, तो बचा हुआ निकल जाता है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टोरियली माइनस करेंगे, अगर स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलरली माइनस करेंगे। तो 4/3 पाई के रो, अगर सिर्फ ये मटेरियल होता, कौन सा, कैविटी का मटेरियल, तो इस उसका कंट्रीब्यूशन यहाँ कितना होता बताओ, ये होता CQ वेक्टर, ये 4/3 पाई के रो OQ वेक्टर माइनस CQ वेक्टर। फिर से क्या आ गया, OC वेक्टर। यानी कि तुम पॉइंट P लो, तुम पॉइंट P यहां रखो और Q यहां रखो, ये दो पॉइंट हैं, ये कौन सा पॉइंट है, ये है O और ये है C। यहां एक पॉइंट लो, यहां एक पॉइंट लो, यहां एक पॉइंट लो, यहां एक पॉइंट लो। ये है P, ये है P, ठीक है। दिस माइनस दिस, ये है Q, दिस माइनस दिस, ये है R, दिस माइनस दिस, ये है S, दिस माइनस दिस, सब उसी ही आ रहा है। दैट मीन्स यहां पे इस एक्सप्रेशन में P तो है ही नहीं, चाहे P लो या Q लो या R लो या S लो, अल्टीमेटली फील्ड कितना आ रहा है, सेम आ रहा है सबका। इट डिपेंड्स ओनली ऑन 2 पॉइंट्स। यहाँ इस देखो ये तो पूरा कांस्टेंट है, O भी कांस्टेंट है, O क्या है, सेंटर ऑफ द स्फीयर, C क्या है, सेंटर ऑफ द कैविटी। तो कहां बचा, तो P इसमें है कहां, है ही नहीं। तो हर पॉइंट के लिए चाहे P लो या Q लो, सेम एक्सप्रेशन आ रहा है। दैट इज व्हाई फील्ड इज कांस्टेंट, सेम फॉर ऑल पॉइंट्स। दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म फील्ड, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म फील्ड। अब देखो गेटिंग और नॉट, यस सर। ठीक है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन होता है सुपर पोजिशन का, ये भी बड़ा इसमें अच्छा क्वेश्चन बनता है। ये भी IIT ने 2-3 बार पूछा है, बार बार पूछ रहा है। यू मस्ट अंडरस्टैंड कि देखो हमेशा हमको क्या करना चाहिए, ट्रेजेक्ट्री समझना चाहिए कि IIT किधर जा रहा है, वो क्या करना चाह रहा है, तो हम सेफ रहते हैं। देखो मेरे पास एक स्फीयर है इस तरह से, और ये एक स्फीयर है, इसमें चार्ज कितना है, प्लस रो। इसमें डेंसिटी थी प्लस रो। मेरे पास एक दूसरा स्फीयर है, ऐसा ही है, एक दूसरा स्फीयर है, इसकी रेडियस है R। मेरे पास एक दूसरा स्फीयर है और उस स्फीयर का रेडियस भी, उस स्फीयर का भी सब कुछ एक जैसा है, सिर्फ उसकी डेंसिटी है माइनस रो। समझो, एक का है रो, दूसरे का है माइनस रो, और हम उसको लाके यहाँ इसमें पेनिट्रेट करा देते हैं। एक दूसरा स्फीयर था, आइडेंटिकल था, फर्क सिर्फ ये था कि इसमें जो चार्ज था वो माइनस था। एक निगेटिवली चार्ज स्फीयर था, एक निगेटिवली चार्ज स्फीयर था और एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। यहाँ माइनस रो है, ये माइनस रो, रेडियस है R। समझ रहे हो, दो स्फीयर ले, दो बॉल ले लो, दो सॉलिड बॉल ले लो, दो सॉलिड बॉल ले लो, मिट्टी का बना हुआ दो बॉल है, सॉइल का बना हुआ दो बॉल है तुम्हारे पास। एक बॉल जो है वो पॉजिटिव चार्जेस का बना है और एक नेगेटिव चार्जेस का बना है। दोनों को पास लाओ, टच कराओ और फिर एक दूसरे में पेनिट्रेट करा दो, एक दूसरे में पेनिट्रेट करा दो। समझ रहे हो,
तो दोनों को लाओ और एक दूसरे में पेनिट्रेट करा दो। तो यहाँ डेंसिटी था माइनस रो, यहाँ डेंसिटी है प्लस रो। तो यहाँ क्या होगा बताओ, इस एरिया में क्या होगा, ये न्यूट्रल जोन बन जाएगा। तो ये जो है लेंस के शेप का जो बन रहा है एरिया, उसमें क्या होगा, उस रीजन में क्या होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, दोनों कैंसिल आउट कर जाएंगे। हर वॉल्यूम में द डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज इज सेम। मान लेते हैं ये जो पॉजिटिव चार्ज का तो जो था, इसका सेंटर था C, या इसका सेंटर था मान लो A, और ये जो नेगेटिवली चार्ज है इसका सेंटर है B, इसका सेंटर है, इसका सेंटर है। तुमको प्रूव करना है कि ओवरलैपिंग रीजन में फील्ड यूनिफॉर्म होगा। प्रूव दैट। Prove that field is uniform both in magnitude and direction in this overlapping common region। जो दोनों स्फीयर का कॉमन इंटरसेक्शन है ना, कॉमन इंटरसेक्शन रीजन। तो क्या करेंगे, हमको जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, हम इसको क्या करेंगे, अपने उसी डेंसिटी वाले मेथड से बनाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, कहीं भी इस पूरे रीजन में जो कॉन्वेक्स शेप का दिख रहा है, ये पूरा रीजन जो कॉन्वेक्स शेप का दिख रहा है, इसमें कोई भी पॉइंट ले लो कहीं भी। मान लो मैं यहाँ एक पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पे सपोज, यहाँ पे कहीं भी मैं पॉइंट ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज P। लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज P। नाउ ए तो अपना फील्ड यहाँ बनाएगा ही, क्योंकि ए का तुमने चार्ज तो निकाला नहीं है। ए तो कंप्लीट, ए में जितना प्लस चार्ज था, कंप्लीट लेफ्ट स्फीयर में जितना प्लस चार्ज था वो तो अब भी है, और राइट स्फीयर में जितना नेगेटिव चार्ज था वो भी अब भी है। तो क्या करेंगे, हम कहेंगे ई नेट एट P इक्वल टू E ड्यू टू लेफ्ट स्फीयर प्लस E ड्यू टू राइट स्फीयर। देखो जो पॉजिटिव चार्ज था, ये जो पॉजिटिव चार्ज था, जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहले था वही अब भी है टोटल। तुमने किसी पॉजिटिव चार्ज को निकाला नहीं है। ये तो अपना कंट्रीब्यूशन देगा ही ना जो पहले दे रहा था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ गया, उससे पॉजिटिव चार्ज का पुराना बिहेवियर नहीं बदलेगा। पहले जो पॉजिटिव चार्ज था पुराना, वो अब भी वही फील्ड दे रहा है। भले नया नेगेटिव चार्ज आ गया, उसका फील्ड एक्स्ट्रा होगा, बट पुराना पॉजिटिव चार्ज नए नेगेटिव चार्ज की वजह से अपना बिहेवियर नहीं बदलेगा। ठीक है, तो बताओ इसकी वजह से फील्ड क्या लिखोगे? लिखोगे 4/3 पाई के रो इंटू AP वेक्टर। करेक्ट है जी, 4/3 पाई के रो AP वेक्टर। उस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर लेफ्ट स्फीयर के सेंटर से ये था AP वेक्टर, प्लस 4/3 पाई के माइनस रो, y माइनस रो नेगेटिव चार्ज है, 4/3 पाई के माइनस रो कितना BP वेक्टर लिखेंगे। एग्रीड, ये BP वेक्टर है। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर राइट वाले स्फीयर के रेस्पेक्ट में ये है। इसको लिख दो 4/3 पाई के कॉमन ले लो, 4/3 पाई के रो कॉमन ले लो। क्या लिखोगे, AP वेक्टर माइनस BP वेक्टर, ये माइनस BP वेक्टर को क्या बना दो, प्लस PB वेक्टर। समझ रहे हो कि नहीं? माइनस ऑफ BP वेक्टर इज इक्वल टू PB वेक्टर। अब बताओ AP प्लस PB कितना होगा? AB वेक्टर, AB वेक्टर, इंडिपेंडेंट ऑफ P, इंडिपेंडेंट ऑफ P, इट डज नॉट डिपेंड ऑन P। तुम P की जगह Q ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो एक पॉइंट Q। अब लिखोगे AQ वेक्टर, यहाँ क्या लिखोगे AQ वेक्टर, यहाँ क्या लिखोगे BQ वेक्टर, यहाँ क्या लिखोगे BQ वेक्टर। ये क्या बन जाएगा QB वेक्टर। AQ वेक्टर प्लस QB वेक्टर, AQ वेक्टर प्लस QB वेक्टर। Q तो वैसे भी कंज्यूम हो जाएगा, A से Q प्लस Q से B, अगेन
A to B independent of P। यानी यहाँ जो फील्ड बनेगा उसकी मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करेगी? अगेन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू स्फीयर्स। इसकी मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करेगी? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू स्फीयर्स। एंड इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ए बी वेक्टर के पैरेलल। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ए बी वेक्टर के पैरेलल। Again uniform field, the field is uniform। सर हाँ सर ये जो बनेगा सरफेस हाँ ये क्लोज्ड रहेगा सर, और इसके अंदर चार्ज भी 0 हो रहा है क्योंकि न्यूट्रल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। हाँ तो सर वहां से भी प्रूव कर सकते हैं क्या? सर कैविटी से। क्या 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 नहीं समझे हम? सर ये जो चार्ज रहेगा इसके अंदर सर, ये जो मतलब क्लोज कॉन्वेक्स करके शेप इसके का दिख अंदर। रहा है। हाँ सर कॉन्वेक्स तो शेप का उसके दिख अंदर, रहा है। हाँ हाँ सर तो उसके अंदर चार्ज तो 0 है। चार्ज 0 है, ठीक है। हाँ सर तो वो मतलब वहां से भी प्रूव हो सकता है क्या कि मतलब नहीं नेट प्लस? नहीं 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 प्रूव हो हाँ सकता। सर बता हाँ। दीजिए कि बता रहे हैं। हाँ सर। तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब है नहीं। अब वो कुछ बोल रहा था सुमित केसरी, बोलो। अतुल सुमित नहीं केसरी सर। बोल। सर वो एक तरह से कैविटी ही बनेगा ना सर, वो स्फेरिकल नहीं होगा लेकिन बनेगा तो कैविटी ही ना, हाँ तो लेकिन जो कि कैविटी दोनों बनेगा स्फीयर में होगा। है। जो कि सर दोनों स्फीयर में होगा। कैविटी तो हाँ ठीक है बनेगा, लेकिन अभी तक तुमको मैंने स्फेरिकल कैविटी ही बताया है। यस सर। तो तुमने ये कैविटी तो स्फेरिकल नहीं है, यस सर। तो कैसे तुम बोल दोगे फील्ड वहां पे क्या बनेगा? सर लेकिन इसका सेंटर तो हमको पता है ना सर कि किसका क्या हो सेंटर? सकता है। सर ये जो कॉन्वेक्स हाँ कैविटी बन रहा है। हाँ हाँ उसका सेंटर तुमको पता है, ठीक है। तो यस सर। तो सर इसका सेंटर तुम्हें यहाँ पता है, ठीक। यहाँ इसका सेंटर है तो सर इससे नहीं निकाल सकते? नहीं। कैसे निकालोगे? सेंटर पे तो निकाल लोगे। यस सेंटर में सर। तुम कोशिश करोगे निकाल लो, बट ये कैसे प्रूव करोगे कि इस पॉइंट पे फील्ड और इस पॉइंट पे फील्ड सेम है, और इस पॉइंट पे 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 सेम है? ये कैसे प्रूव करोगे? Outsiders through this prism of suspicion, the polio vaccination is just so much more difficult unless one can get full buy-in. कौन भैया पोलियो वैक्सीनेशन ले रहा है? बंद करो, ठीक है। नहीं कर पाओगे। देखो कैविटी स्फेरिकल अभी तक लिए हैं, उसका लॉजिक अलग था। जब नॉन स्फेरिकल लेंगे उसका लॉजिक अलग होगा। पहली बात ये समझ लेना। दूसरी बात ये समझ लेना कि उस प्रोसेस से भी हम इसको नहीं निकाल पाएंगे। इसको निकालेंगे यही प्रोसेस है, सुपर इम्पोजिशन कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? प्लस और माइनस दो चार्जेस है, जिस तरह हम डायपोल में किए थे। किसी पॉइंट पे फील्ड निकालना था तो क्या किए थे? प्लस चार्ज के कारण फील्ड निकाले और माइनस चार्ज के कारण फील्ड निकाले और दोनों का वेक्टर सम ले लिए। वही हम यहाँ भी कर रहे हैं। हम प्लस चार्ज के कारण फील्ड निकाले पॉइंट पी पे, और ये लेफ्ट राइट बेसिकली क्या है? ड्यू टू प्लस स्फेयर एंड माइनस स्फेयर। एक प्लस का स्फेयर है वो एक फील्ड बनाएगा, और एक माइनस का स्फेयर वो एक फील्ड बनाएगा, और दोनों का ये इनसाइड पॉइंट है। तो प्लस का अपना बनाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ नेगेटिव वाला क्या बना रहा है, और नेगेटिव वाला अपना बनाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ पॉजिटिव वाला क्या बना रहा है। हम दोनों को वेक्टोरियली जब ऐड कर देंगे, नेट फील्ड आ जाएगा। तो नेट फील्ड यहाँ यूनिफॉर्म आता है, ठीक है। एक बात समझ लो, तुमको जब हम गॉस लॉ बता रहे हैं, इसमें जितना टाइम देना है दे लो, क्योंकि गॉस लॉ तुमको 3 जगह हेल्प करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशन, और जब तुम पढ़ोगे मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म में एक टॉपिक आएगा, बता देता हूं, तो बोलते हैं एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ये तीनों एक दूसरे का भाई बंधु है। एक समझ गए सब आ जाएगा, एक समझ गए सब आ जाएगा। हालांकि यहाँ रिपीट होगा, यहाँ रिपीट होगा, तो लेकिन तुम्हारा उस समय तुम्हारा जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है बहुत बढ़ चुका होगा उस समय तक, जब तक हम वहां पहुंचेंगे। पहली बात। दूसरी बात,